हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो बच्चों, एक छोटा सा सर्वे लिया था मैंने आप सभी बच्चों से कि एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों ने मध्यकालीन इतिहास पढ़ने की गुजारिश की, तो आप सभी लोगों के कहने पर ये क्लास हम लोगों ने शुरू किया है। तो आज जो है, चूँकि हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से, तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये सुल्तान मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी पर आधारित है, जिसने भारत पर तुर्क साम्राज्य शुरू किया था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर बच्चों आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं या अनअकैडमी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप सर्च के बटन में जाइए और आप यूपीएससी सीएसई सर्च करिए और अपने मनचाहे एजुकेटर को सर्च करिए। सपोज दैट, मान लीजिए आपने अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो मेरा प्रोफाइल नेम आप सर्च कर सकते हैं, मोहम्मद नदीम। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर दीजिए। अगर आप मुझे फॉलो कर देते हैं तो अनअकैडमी के ऐप पर जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस जो है आप देख पाएंगे। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और बच्चों, ये अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के ऐप पर पढ़ा रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको हिंदुस्तान के इन बेहतरीन टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप सबको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो बच्चों अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड किया है और अगर उसको खोलेंगे तो ये आपको आपके मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर ये सीन दिखाई देगा। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर एडमिशन आप दो तरीक़े से ले सकते हैं। एक अनअकैडमी का प्लस प्लान है और दूसरा आइकॉनिक प्लान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस के बारे में बच्चों। तो प्लस में यह है कि अगर आप अनअकैडमी पर एक साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो इसकी फ़ीस है 49,500 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए ये कोड है MNUS, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज़ करिए। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी फ़ीस में 10% का डिस्काउंट होगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि आप अनअकैडमी के ऐप पर किसी भी टीचर की क्लास आसानी से कर सकते हैं या किसी भी नए बैच में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक साल की जो फीस है 49,500 रुपीज़ है। कोड यूज़ करेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फ़ीस 44,550 रुपीज़ हो जाती है। सबसे बेहतरीन प्लान है 2 साल का। अगर 2 साल के लिए आप एडमिशन लेते हैं तो फीस है 72,000 रुपीज़। कोड यूज़ करिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद ये फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज़ ओनली। अगर आप 3 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो फीस है 90,000 रुपीज़। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं MNUS तो 10% डिस्काउंट के बाद फीस जो है आपकी हो जाएगी 81,000 रुपीज़ ओनली। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। यानी मैंने बताया कि अनअकैडमी पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये एक स्पेशल चीज़ है, ये थोड़ी सी इसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर आप एक साल के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस 74,500 रुपीज़ है। कोड यूज़ करेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको और फीस हो जाएगी 67,050 रुपीज़। क्लियर है। 2 साल के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस है 1,15,750 रुपीज़। कोड यूज़ करिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी आपकी 1,04,175 रुपीज़ ओनली। ओके, तो 1,04,000
1,04,175 रुपीज़ ओनली, 1,04,175 रुपीज़ ओनली। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोड यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपकी फ़ीस 10% कम होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि किसी भी टीचर की क्लास आप कर सकते हैं इस कोड को यूज़ करने के बाद। किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोड को यूज़ करने के बाद। और बच्चों, आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी पर नए बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन नए बैचेस में जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप इन बैचेस से ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि कोड की जगह आप यूज़ करिए MNUS। अगर आप MNUS कोड यूज़ करते हैं तो 10% आपकी फ़ीस में डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी पर कम्बैट के नाम से जो प्रतियोगिता चल रही है, इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही है। हर संडे टू संडे ये प्रतियोगिता हो रही है और इसका जो फॉर्मेट है ये भी आपको पता है। जीतने वालों को मिलेंगे ढेरों इनाम, ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको पता है। जीतने वालों को मिलेंगे ढेरों इनाम। और आज का जो क्लास है बच्चों, ये मेडावल हिस्ट्री से जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ये सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी पर आधारित है। तो बच्चों चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी और कलम को रेडी कर लीजिए। यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं सुल्तान। सबसे पहले हम इसी शब्द को उठाएंगे। सबसे पहले बच्चों जो शब्द है हम सुल्तान लिख रहे हैं यहाँ पर। इस पर मान लीजिए प्रश्न आता है कि सुल्तान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सुल्तान जो वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चों सुल्तान का शाब्दिक अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि। क्या वर्ड होता है? खलीफा का प्रतिनिधि। ये वर्ड आप लिख सकते हैं, खलीफा का प्रतिनिधि, ठीक है। सुल्तान का शाब्दिक अर्थ होता है, सुल्तान का शाब्दिक अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि। सब बच्चे नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। चलिए आइए, बात शुरू होती है कि गजनी जो है ये बताया जाता है कि ये बेसिकली अफ़गानिस्तान में ही उस ज़माने में पड़ता था। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य एशिया में गौर एक जनजाति होती थी बच्चों। तो गौर जो जनजाति थी इसमें दो भाइयों की कहानी है। एक था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी और एक था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। यानी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था। गौर पर उसका शासन था, लेकिन उसने जो मध्य एशिया का जनजातीय कानून था उसके अनुसार उसने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गजनी का सुल्तान बना दिया। कहा जाता है कि बड़े भाई ने गौर का क्षेत्र अपने पास रखा, लेकिन जो गजनी का इलाका है या जो गजनी सल्तनत थी ये इसने अपने भाई मोहम्मद गौरी को सौंप दिया। चूंकि हम लोग बात इसी पे करने वाले हैं, मोहम्मद गौरी पर ही बात करेंगे, तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था बच्चों? गजनी का शासक था। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे कि मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान था। क्या लिखेंगे? मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान था। सभी बच्चे नोट करेंगे, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहां।
तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोगों ने नोट किया कि मोहम्मद गौरी कौन था। ये गजनी का सुल्तान था। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि देखिए, अगर आप नक्शे में इस चीज़ पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पश्चिमी दिशा की तरफ इसके बड़े भाई का शासन था। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई का नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था बच्चों? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, करेक्ट। तो ये पश्चिम के तरफ, यानी जो गौर का इलाका था, ये यहां का सुल्तान था, ठीक है। अब ये था कि छोटा भाई यानी मोहम्मद गौरी का जो शासन था वो गजनी में था, आपको पता ही है, यानी पूर्व की तरफ जो है वो गौरी पड़ता था। अब चूंकि वो पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य, अच्छा बड़ा जो भाई था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, बेसिकली वो ईरान की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड था, यानी वो पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जो छोटा भाई था मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का जो देख सकते हैं कि पश्चिम की तरफ तो वो जा नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर उसके भाई का शासन था, पश्चिम की तरफ ईरान था। अब उसके लिए जो साम्राज्य था बच्चों, वो पूर्व में ही था, ठीक है ना। और पूर्व में अफगानिस्तान और भारत, ये चीज़ें शामिल थी। तो इसलिए जो है मोहम्मद गौरी भारत की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मोहम्मद गौरी की इच्छा थी कि वो भारत पर केवल आक्रमण ही नहीं करना चाहता था, बल्कि भारत में वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यहाँ पर जैसे हम महमूद गजनवी से अगर कंपेयर करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन महमूद गजनवी ने कभी हिंदुस्तान में रुकने की कोशिश नहीं की या यहाँ पर अपने साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि महमूद गजनवी 17 बार भारत में आया और यहाँ से चला गया। लेकिन मोहम्मद गौरी का मामला यह था कि मोहम्मद गौरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, भारत में वो शासन करना चाहता था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मोहम्मद गौरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी कहाँ का सुल्तान था, कहाँ का शासक था, तो वो गजनी का सुल्तान था। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि मोहम्मद गौरी भारत पर इसलिए आक्रमण करना चाहता था क्योंकि उसका उद्देश्य था भारत पर शासन करना, भारत पर शासन करना। नोट कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया बच्चों। अब चलिए बात करते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, मोहम्मद गौरी ने कैसे शुरुआत की। तो यहां पर एक चीज आपको बताऊं कि भारत पर मोहम्मद गौरी का जो पहला हमला हुआ, वैसे तो उसने भारत पर बहुत से छापे मारे, ठीक है ना, लेकिन भारत पर उसका जो पहला अटैक हुआ था वो कहा जाता है कि मुख्य अटैक ये जो है गुजरात पर हुआ था बच्चों, है ना। भारत पर पहला प्रमुख आक्रमण उसका सन 1178 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? सन 1178 ईस्वी में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, भारत पर उसका प्रथम आक्रमण सन 1178 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात पर। ठीक है, कब हुआ था? सन 1178 ईस्वी में गुजरात पर इसका पहला हमला हुआ था। बताया जाता है कि उस समय गुजरात पर भीम द्वितीय नाम के एक राजा का शासन था, ठीक है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मूलराज का शासन था। मूलराज कौन थे? तो ये एक चालुक्य राजा थे। नोट कर लीजिएगा कि गुजरात पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण लगभग 1178 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर मूलराज का शासन था जो कि एक चालुक्य राजा थे, ठीक है। कुछ लोग भीम द्वितीय को भी बताते हैं यहाँ पर। बहरकैफ गुजरात पर जब इसने हमला किया तो इस आक्रमण में चूंकि मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी को ऐसा लगता था कि शायद जो है अगर वो भारत पर हमला करेगा तो ठीक वैसे ही उसे विजय मिलेगी जैसे महमूद गजनवी को प्राप्त हुई थी। लेकिन ये था कि इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया
और विद्वान लिखते हैं कि उसे अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागना पड़ा था। तो बच्चे नोट कर लीजिएगा कि गुजरात पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था। तब वहां पर चालुक्य राजवंश के राजा मूलराज का शासन था। तब वहां पर चालुक्य राजवंश के राजा मूलराज का शासन था। लिख लीजिएगा कि मूलराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और उसे अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। मूलराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया और उसे जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। कुछ लोग भीम द्वितीय का भी नाम लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पर मैं आपसे बताऊं कि ठीक है, मोहम्मद गौरी की जो टेस्टिंग थी वो फेल साबित हो गई थी गुजरात में। चलिए आइए यहां पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी। तो देखिए बच्चों, मैंने जो है स्पेशल क्लास में कुछ क्लासेस ली हुई थी। मैंने कुछ राजवंशों की बात की, जैसे उस जमाने में मध्य भारत में गहड़वाल वंश का शासन था। आपको मैंने बताया ही था कि गहड़वाल वंश के राजा उस समय जयचंद थे। नोट कर लीजिएगा इस लाइन को कि उस समय मध्य भारत में गहड़वाल राजवंश हुआ करता था। गहड़वाल राजवंश के राजा का नाम था जयचंद। कहा जाता है कि इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया था। इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। नोट कर लीजिएगा बच्चों, इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था, ठीक है। क्योंकि इस पर हमने क्लास ली हुई है। गुप्तोत्तर काल में हमने राजवंशों पर क्लास ली हुई है। उसके बाद बच्चों जो है, चलिए बात करते हैं उस समय अजमेर की बात करेंगे। देखिए अजमेर के बारे में मैं बता दूं कि अजमेर जो शहर है राजस्थान का, इसका पुराना नाम इतिहास के पन्नों में अजय मेरू मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? अजय मेरू। और इस शहर को बसाने का श्रेय जाता है अजय राज को। किसको जाता है बच्चों? अजय राज को जाता है इस शहर को बसाने का श्रेय। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट नोट करें, क्योंकि जो टॉपिक मैं नोट करा रहा हूं ये आपके काम आएगा बच्चों। अजमेर का पुराना नाम अजय मेरू मिलता है और यहाँ पर जिस राजा की हुकूमत थी या जिस राजा ने अजय मेरू को बसाया था उसका नाम था अजय राज। क्या नाम था? अजय राज। कहा जाता है कि अजमेर पर ही बाद में चलकर चौहान राजवंश का शासन शुरू होता है। चौहान राजवंश, जिसको इतिहास में चाहमान राजवंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चाहमान राजवंश। इसे चाहमान राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, एक एक लाइन नोट करिए। इस राजवंश को चाहमान राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हो गया। देखिए यहां पर यह है कि जो अजमेर में कहा जाता है कि एक उस जमाने के बहुत ही शक्तिशाली राजा ने शासन किया, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते। कौन था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान। तकरीबन 1197 ईस्वी में, जी, पृथ्वीराज चौहान।
क्या नाम था इस राजा का? पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर से बिलोंग करता था। और इसे हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसने अपने साम्राज्य की सीमा राजस्थान फिर मध्य भारत से बढ़ाते हुए ये दिल्ली तक आ गया। कहा जाता है कि दिल्ली भी इसके साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था, है ना बच्चों? आपको पता ही है। थोड़ा सा हम लोग दिल्ली के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। अगर बात दिल्ली की छिड़ी है तो देखिए, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ मिलता है। आपको पता ही है इंद्रप्रस्थ ये महाभारत कालीन शहर हुआ करता था। दिल्ली का पुराना नाम क्या था बच्चों? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बाद ये ढिल्लिका के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई? ढिल्लिका। अच्छा, ढिल्लिका जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ढिल्लिका थी ये तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल के द्वारा बसाई गई थी। ढिल्लिका को किसने बसाया था बच्चों? अनंगपाल। नोट कर लीजिएगा कि ढिल्लिका को तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल ने बसाया था। ढिल्लिका को तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल ने बसाया था। ठीक है। और ढिल्लिका से ये बन गई दिल्ली। यानी दिल्ली तक का जो इलाका था वो किसके कब्जे में था? पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी के साम्राज्य की जो सीमा है वो अफगानिस्तान तक आ गई। कहां आ गई बच्चों? अफगानिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान को भारत का द्वार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अफगानिस्तान को क्या कहा जाता था बच्चों उस समय? उस समय अफगानिस्तान को क्या कहा जाता था? भारत का द्वार कहा जाता था। उस समय अफगानिस्तान को भारत का द्वार, डोर ऑफ द इंडिया इन मिडावल टाइम, भारत का द्वार कहा जाता था। अब यह था कि इसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो जब अफगानिस्तान के करीब आ गई, यानी भारत से टच करने लगी, तो इन दोनों ही राजाओं में बड़ा ही संघर्ष की संभावनाएं बनने लगी। क्योंकि देखिए, दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। सबसे बड़ी चीज होती है कि टकराव तब होता है जब दो महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के सामने आए। मोहम्मद गौरी भी महत्वाकांक्षी था, पृथ्वीराज चौहान भी महत्वाकांक्षी था, इसलिए इन दोनों के टकराव की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो गई? बनने लगी। ठीक है। अब ये था कि कहा जाता है कि तबरहिंदा नाम का एक किला था। तबरहिंदा, क्या नाम था? तबरहिंदा। ये एक किला था। डिस्प्यूट की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इस किले पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? तबरहिंदा के किले पर मोहम्मद गौरी ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चूंकि यह किला पृथ्वीराज चौहान का था, पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिली तो उसने बड़े पोलाइटली मोहम्मद गौरी से कहा कि भाई, हमारा तुम्हारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, तुम ये किला छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मोहम्मद गौरी ने इस किले को पर अधिकार कर लिया और उसने छोड़ने से मना कर दिया। फिर क्या था? फिर दोनों ही सेनाएं धीरे धीरे तैयार होने लगी। एक तरह से पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को भांप लिया था कि इस राजा का इरादा, या इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने यह भांप लिया था कि मोहम्मद गौरी का इरादा जो है भारत पर आक्रमण करने का है। इसलिए उसने बच्चों पूरे भारत के राजाओं से, सारे भारत के राजाओं को उसने मैसेज किया कि देखिए,
आपने देखा होगा कि भारत पर महमूद गजनवी का हमला हुआ और किस तरह से महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो एक राजा और भारत की सीमा में आ चुका है और इसलिए जितने भी भारत के राजा हैं सबसे मैं चाहता हूं कि सब मेरे साथ आएं और हम सब मिलकर इस राजा का मुकाबला करेंगे। और बच्चों, कहा जाता है कि लगभग सारे राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ देना स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि तराइन के मैदान में धीरे धीरे जो सेनाएं थीं वो एकत्र होने लगी पृथ्वीराज चौहान के साथ। यानी ये एक बड़ी जमाने के बाद ये मौका मिला था, एक मुद्दत के बाद पूरा हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा था, एक छत्र छाया में खड़ा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान। चलिए हम लोग बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की, जो सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए बच्चों रेडी हो जाइए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तराइन के प्रथम युद्ध की। चलिए आइए रेडी हो जाइए और थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे भी। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। क्या लिखेंगे? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, ये किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। कहां लड़ा गया? तराइन के मैदान में लड़ा गया। तराइन का मैदान जो है ये कहां पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। तो नोट कर लीजिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, इस लाइन को लिख लेंगे। और हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध की बात करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं तराइन के प्रथम युद्ध की और इसमें हम लोग जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको नोट करते चलेंगे, है ना। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लोग नोट करते चलिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई का। तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। कहां लड़ा गया? तराइन के मैदान। ठीक, इस लड़ाई के बारे में मैंने आपसे क्या बताया कि इस लड़ाई की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें पूरा भारत एकजुट था। लगभग सभी राजपूत राजा ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। नोट कर लीजिए कि इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें लगभग पूरा भारत एकजुट था। नोट कर लीजिए बच्चों, इस युद्ध पर हम लोग डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। इस युद्ध में लगभग पूरा भारत एकजुट था। पृथ्वीराज चौहान का साथ लगभग सभी राजपूत राजाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि दोनों ही सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लगभग पूरा भारत एकजुट था। मोहम्मद गौरी को इस बात का अंदाजा नहीं था। मोहम्मद गौरी ने ये नहीं सोचा था कि लगभग पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसके सामने होगा। और जाहिर सी बात है कि जब ये लड़ाई हुई तो इसका रिजल्ट जो है वो समझ में आने लगा था। जो तुर्क थे वो धीरे धीरे पराजित होने लगे।
मोहम्मद गौरी की सेना पराजित होने लगी। लेकिन एक बात है यहाँ कि मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान में डटा रहा। कहा जाता है कि उसने अंत तक युद्ध किया, तब तक युद्ध किया जब तक कि वो मूर्छित नहीं हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को इतने तीर लग गए थे कि अब बस शायद वो मर जाता अगर उसके एक सैनिक ने उस समय उसकी जान न बचाई होती। उस सैनिक ने उसे घोड़े से उतारा, उसे अपना कपड़ा पहनाया, फिर उसे युद्ध के मैदान से लेकर निकल गया। और कहा जाता है कि इस तरह से तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सफलता मिली, मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई। समझ में आ गया बच्चों? पहली चीज क्या थी कि इस युद्ध में पूरा भारत एकजुट था। ऐसा बिरले हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे उसमें यह सिस्टम कभी नहीं हो पाया। तो हम यहां पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात बोलेंगे कि उसके अंदर नेतृत्व क्षमता लाजवाब थी। उसने पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को अपनी छत्रछाया में एकत्रित कर लिया था। और वास्तव में बच्चों, ये बात अगर आगे बनी रहती तो संभवतः लड़ाई और कड़ी हो जाती। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी जान बचाकर उसे युद्ध के मैदान से हटना पड़ गया और 1151 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के नाम रहा। यहां तक जो कहानी है वो शानदार है, लाजवाब है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, ये लड़ाई खत्म हो गई, थोड़ा सा हम पृथ्वीराज चौहान को ही फोकस करने वाले हैं। कहा जाता है कि यह लड़ाई समाप्त हो गई, सभी राजा अपने घर लौट गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को शायद ऐसा लगने लगा कि इस युद्ध में विजय का जो कारण है वो वही है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को एक शक्तिशाली राजा मान लिया था। वो शायद यह भी सोचने लगा था कि अब वो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है और भारत में उसका साम्राज्य स्थापित होगा। ये उसकी गलती थी। गलती ये थी बच्चों कि भारत के जिन राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, उन्होंने इसलिए साथ दिया था कि एक थर्ड पावर भारत के दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को अपना सम्राट मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस चीज का गलत इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले तो अपने आसपास की रियासतों पर हमले किए, उन्हें जीतकर अपने राज्य में मिलाया। फिर धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। बच्चों, सबसे बड़ी चीज यह है कि ये काम तब हो रहा था जब अभी शत्रु पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया था। ये जो काम हो रहा था तब हो रहा था जब शत्रु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने लगातार हमले किए। कहा जाता है कि मध्य भारत में भी उसने हमले किए, जो आल्हा और उदल मारे गए, ये सब घटनाएं आती हैं। मध्य भारत पर उसने हमले किए जिसमें आल्हा और उदल मारे गए। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि राजा जयचंद हो या भारत के जितने छोटे बड़े राजा थे, पृथ्वीराज चौहान की इस एक्टिविटी से बहुत नाराज हो गए और कहीं ना कहीं से वो पृथ्वीराज चौहान को नापसंद करने लगे। ऐसे हालात बन गए। अच्छा, हुआ क्या कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पृथ्वीराज रासो एक किताब है जिससे इस घटना का उल्लेख मिलता है। इसके लेखक थे चंद्रबरदाई। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक किताब थी पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने लिखी थी इस किताब को। चंद्रबरदाई
पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि थे। इस किताब में वो इस घटना का उल्लेख करते हैं कि गढ़वाल राजवंश के राजा जयचंद की एक बेटी थी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में क्या मिलता है, संयोगिता। कहा जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी से बहुत प्रभावित थी और कहीं ना कहीं से मन ही मन वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। चूंकि गढ़वाल राजवंश के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बहुत नाराज थे, सो वो कतई नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान से उनकी बेटी की शादी हो। इसलिए उन्होंने मध्य भारत में एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया था और उस स्वयंवर में उन्होंने भारत के राजाओं को आमंत्रित किया ताकि उनमें से कोई एक जीते और उनकी बेटी संयोगिता का विवाह उस राजा से हो जाए। लेकिन उस स्वयंवर में उन्होंने एक राजा को आमंत्रित नहीं किया जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। यह खबर जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसके जासूस ने यह भी बताया कि राजा जयचंद ने द्वारपाल की जगह पर आपकी प्रतिमा बना दी है। फिर उसने ठान लिया कि वो उस स्थल पर आक्रमण करेगा और इस तरह से कुछ सधे हुए 100 घुड़सवारों को लेकर उसने उस सभा स्थल पर आक्रमण कर दिया और संयोगिता को लेकर वो चला आया। कहा जाता है कि इससे जो तनाव था बच्चों वो और भी ज्यादा बढ़ गया। पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई ने लिखा है कि ज्यादातर समय पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम प्रसंगों में व्यतीत किया संयोगिता के साथ। तो बच्चों ये एक बात नोटेड है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान को तैयारी करनी थी, जिस समय अपनी सैनिक शक्ति को आगे बढ़ाना था, जिस समय उसे मोहम्मद गौरी पर फाइनल आक्रमण करना चाहिए था, उस समय उसने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया। और कहा जाता है कि दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी एक बार फिर से तैयारी करने लगा। सन 1192 ईस्वी में एक बार फिर वो तराइन के मैदान में आ गया और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जिसने अपनी जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा खतरनाक बना ली थी। भारत के राजा उससे नाराज थे और जब तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी उसका इंतजार कर रहा था तब उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ बहुत कम राजाओं ने दिया था। बाकी राजा पीछे हट गए, स्वयं राजा जयचंद पीछे हट गया और कहा जाता है कि इस स्थिति में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो बच्चों एक चीज तो है ही है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सबसे बड़ी चीज ये है कि हालात तो सबको पता ही थे, रिजल्ट क्या होगा ये आपको भी पता होगा। तो अब हेडिंग डालते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। सन 1192 ईस्वी, नोट कर लीजिए बच्चों, तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी। और जाहिर सी बात है ये युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दौरान हुआ था। किसके किसके बीच हुआ बच्चों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में।
लेकिन इस बार का नज़ारा अलग था। इस बार भारत एकजुट नहीं था। पृथ्वीराज चौहान का साथ बहुत कम लोगों ने दिया था और कहा जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी। नोट कर लीजिएगा बच्चों कि तराइन का युद्ध सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भारत के राजा एकजुट नहीं थे और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। अब यहां पर कुछ विद्वानों का विचार है कि पृथ्वीराज चौहान मारा गया था, लेकिन कुछ विद्वानों का विचार है कि पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया अजमेर में कुछ समय मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर, क्योंकि अजमेर से कुछ सिक्के पाए गए हैं जिन सिक्कों पर एक तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद साम तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान। क्या लिखा है? पृथ्वीराज चौहान। तो इससे विद्वान ये मानते हैं कि शायद पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के लिए अजमेर पर शासन किया था मोहम्मद गौरी के अधीन रहते हुए। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से भारत में उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अब यहां पर यह है बच्चों के भारत पर अधिकार करने के बाद, चूंकि वो गजनी साम्राज्य का मालिक था और हर समय वो भारत में मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने सत्ता की जिम्मेदारी अपने कुछ गुलामों को सौंपी थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी से जब किसी ने पूछा कि सुल्तान आपके बच्चे नहीं हैं, तो उसने कहा था कि मेरे 1,00,000 बच्चे। बच्चों, 1,00,000 बच्चों का मतलब ये है कि मोहम्मद गौरी ने गुलाम रखे थे। मोहम्मद गौरी के पास तकरीबन 1,00,000 गुलाम थे। सभी बच्चे नोट करेंगे, मोहम्मद गौरी के पास तकरीबन 1,00,000 गुलाम थे। एक लाख गुलाम थे और उसने कहा था कि किसी के 1-2 बच्चे होंगे, मेरे 1,00,000 बच्चे हैं और तुम देखना कि मेरे बाद मेरे शासन को यही लोग चलाएंगे। और सच्चाई है बच्चों कि मोहम्मद गौरी ने अपने सल्तनत के 3 सेंटर बनाए। पहला सेंटर था गजनी, ठीक है। दूसरा सेंटर था सिंध और तीसरा सेंटर था दिल्ली। नोट कर लीजिएगा कि मोहम्मद गौरी ने अपनी सल्तनत के 3 केंद्र बनाए, गजनी, सिंध और दिल्ली। और इन तीनों ही सेंटरों पर उसने अपना एक एक गुलाम नियुक्त कर दिया, क्योंकि जब वो कहीं और हो तो उसके सेंटर पर उसके गुलाम शासन करें। तो लिख लीजिएगा। अब चलिए देखा जाए कि गजनी में उसका कौन सा गुलाम था। तो बच्चों, गजनी में उसका जो गुलाम शासन करता था, उसकी अनुपस्थिति में उसका नाम था ताजुद्दीन यल्दूज। क्या नाम था बच्चों? ताजुद्दीन यल्दूज। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पर इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लें। नोट करने के बाद, चूंकि नोट अगर आप करते हैं तो बच्चों आप बहुत आसानी के साथ मटेरियल तैयार कर सकते हैं। ये आपके अपनी हैंड राइटिंग्स में आपका एक नोट्स बनेगा। और बच्चों को कुछ डाउट हो तो वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहाँ मेरी आईडी पे क्लिक करिए और जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम पर। चलिए आइए,
अब एक एक करके हम लोग गुलामों की बात करते हैं यहां पर कि कौन कौन से गुलाम थे बच्चों। तो देखिए, गजनी जो आप देख रहे हैं, गजनी में जो गुलाम उस समय शासन कर रहा था उसका नाम था ताजुद्दीन यल्तुज। ये मोहम्मद गौरी का सबसे सीनियर गुलाम था, है ना, जो गजनी में शासक था। नोट कर लीजिए बच्चों, नाम लिख लीजिए। गजनी में मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि था ताजुद्दीन यल्दूज। यह सबसे सीनियर गुलाम था। अब गजनी के बाद बच्चों आ जाइए सिंध में। तो सिंध में बच्चों जो इसका गुलाम शासन कर रहा था उसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। क्या नाम था इसका? नासिरुद्दीन कुबाचा। नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए ये नाम भी। अब चलिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कौन शासन कर रहा था तो वो आपको पता ही है। दिल्ली में उसका प्रतिनिधि था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट कर लीजिए, दिल्ली में इसका जो प्रतिनिधि था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चलकर दिल्ली का सुल्तान बना। तो बच्चों 3 सेंटर उसने बनाए थे गजनी। 3 सेंटर उसने बनाए थे गजनी, सिंध और दिल्ली। तो जब वो गजनी में नहीं होता था तो ताजुद्दीन यल्दूज उसका काम देखता था, सिंध का काम नासिरुद्दीन कुबाचा देखता था, और दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो रूलिंग कर रहा था, वो शासन कर रहा था। करेक्ट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? अब चलिए यहां पर कुछ और भी बातें। कहा जाता है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है जब भारत में एंट्री करता था तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर, कहां पर बच्चों? भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर यहां एक जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम इतिहास के किताबों में खोखर जनजाति मिलता है। क्या मिलता है? खोखर जनजाति। जब मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी यहां से एंट्री करता था इंडिया में, तो ये लोग ना उस पर घात लगाकर हमला करते थे। अच्छा, इनका हमला करने का तरीका यह था कि ये लोग जो है गोरिल्ला वार, कैसी लड़ाई लड़ते थे बच्चों? छापे मार। ये लोग छापेमार युद्ध करते थे। तो खैर उस समय तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन लास्ट में उसने कहा था, किसने? मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने, कि एक बार मैं तुम्हारे लिए भी आऊंगा और
जो भी मेरा हिसाब किताब है वो मैं चुकता कर दूंगा। और कहा जाता है कि वो तब सन 1205 ईस्वी में, यहां पर देख सकते हैं आप, सन 1205 ईस्वी में तब वो भारत आया था। ठीक है बच्चों, सन 1205 ईस्वी में वो भारत आया था और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि ऐबक, मुझे खोखरों के विरुद्ध युद्ध करना है, लेकिन मैं एक ऐसी सेना चाहता हूं जिसमें स्पेशल लोग शामिल हो, क्योंकि ये लड़ाई छापेमार होगी, क्योंकि खोखर लोग आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, ये छापेमार लड़ाई लड़ते। और कहा जाता है बच्चों के एक स्पेशल सेना तैयार की गई जिसमें ज्यादातर लोग युवा रहे होंगे और ये छापेमार युद्ध के माहिर माने जाते थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में स्वयं मोहम्मद गौरी शामिल नहीं था। और 1205 में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यह लड़ाई शुरू हो गई और किनारे कहीं खड़े होकर मोहम्मद गौरी तमाशा देख रहा था। उसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। लड़ाई चल रही थी और जो स्पेशल बटालियन, जो स्पेशल सेना बनी थी, कहा जाता है कि खोखरों के विरुद्ध उसने अभियान किया और ज्यादातर जो खोखर जनजाति के लोग थे वो मारे गए। इस लड़ाई में एक जगह पर मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक खड़े थे। वहां पर मोहम्मद गौरी की निगाह एक युवा पर लगी हुई थी जो बेहतरीन तलवारबाजी कर रहा था। उसके युद्ध करने का तरीका, उसकी शैली को देखकर मोहम्मद गौरी बहुत ज्यादा प्रभावित। उसने ऐबक से पूछा कि ऐबक, ये लड़का कौन है? तो ऐबक ने कहा कि ये आपके गुलाम का गुलाम है। क्या बात है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या कहता है बच्चों ऐबक? ऐबक कहता है कि ये आपके गुलाम का गुलाम है। किसको कहा जाता है बताइए? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन आया हुआ है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताऊंगा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो ऐबक ने इशारा करके, ऐबक जब युद्ध समाप्त हो गया तो उस बच्चे को बुलाया गया। गौरी ने कहा कि कौन हो तुम? गौरी ने क्या कहा कि कौन हो तुम? तो उस युवा लड़के ने जवाब दिया कि सुल्तान, मैं आपके गुलाम का गुलाम हूं और मेरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। क्या नाम है बच्चों? ये कौन था गुलाम का गुलाम? तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? गौरी ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं एक गुलाम हूं। गौरी ने कहा कि ना, तुम एक गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि एक जमाने से मेरे पूर्वज ने शासन किया, एक जमाने से मैंने सैन्य कार्य किया, तो मुझे इस बात का अंदाजा है
कि जो अदा है तुम्हारे अंदर, जिस अदा से तुम युद्ध कर रहे हो, जिस अदा से तुम लड़ रहे हो, यह गुलामों का अंदाज नहीं है। सही सही बताओ तुम कौन हो। तो उस बालक ने, उस युवा ने कहा कि सुल्तान, आप सही कहते हैं, वास्तव में मैं गुलाम नहीं हूं। मध्य एशिया में मैं एक रियासत के प्रमुख का बेटा था। मेरे भाई मुझसे जलते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे बगदाद के बाजार में ले जाकर बेच दिया और तब से मैं एक गुलाम हूं। गौरी कहता है कि सुनो ऐबक, ये एक योद्धा है, ये गुलाम नहीं है और इसे गुलाम रहने का हक भी नहीं है। इसलिए तुम, ये मेरा आदेश है, तुम्हारे मालिक का आदेश है कि तुम अभी इसे मेरे सामने स्वतंत्र कर दो। कहा जाता है कि वहीं पर ऐबक ने एक प्रशस्ति पत्र देकर इस युवा को स्वतंत्र कर दिया था और ये युवा आगे चलकर सल्तनत का वास्तविक सुल्तान बना, जिसे हम सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से याद करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश को। एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज और क्लियर हो गई कि इल्तुतमिश को आजादी का परवाना पहले ही मिल चुका था। कहा जाता है कि वहीं पर ऐबक ने इल्तुतमिश से कहा कि इल्तुतमिश, तुम मेरी गुलामी से तो आजाद हो चुके हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रिश्तों के बंधन में बंध जाओ। और इस तरह से ऐबक ने अपनी बेटी शाह तुर्कान का हाथ उसके हाथों में दे दिया, जो रजिया सुल्तान की मां थी। समझ में आ गया बच्चों? शाह तुर्कान का हाथ शमशुद्दीन इल्तुतमिश के हाथों में दे दिया, जो रजिया सुल्तान की मां थी। कहा जाता है कि 1205 ईस्वी ये मोहम्मद गौरी का भारत में आखिरी अभियान था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस लौट रहा था और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही कहीं पर वो प्रार्थना कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था मगरिब की, और किसी दुश्मन ने पीछे से उसे कटार मार दिया और इस तरह 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो लिख सकते हैं बच्चों कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1205 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1205 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों, और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद सन 1206 ईस्वी में उसके जो गुलाम थे उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया और 1206 में दिल्ली के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ठीक है, और इस तरह से 1206 में ही भारत में सल्तनत की स्थापना हुई। तो बच्चों, अगला जो टॉपिक हम लोग लेके आएंगे वो सल्तनत काल से होगा। हम लोग सल्तनत काल पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से, और आप लोग तैयार रहिए। तो अगला जो टॉपिक हम लोगों का आ रहा है वो सल्तनत काल से होगा, और अगर आप लोगों का सहयोग मिला, अगर आप लोगों ने कोऑपरेट किया बच्चों, तो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर देंगे। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो बच्चों, क्लास की जो टाइमिंग होगी वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए।
और क्लास की टाइमिंग होगी, अगर ये क्लास सुबह में हम लोगों की चलती है तो 8 बजे से आप इसको कर सकते हैं, और शाम में आप इसको 8 बजे से कर सकते हैं, ठीक है। या क्लास की टाइमिंग हम लोग बाद में चलकर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप सभी बच्चों से मेरी गुजारिशें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हैं या लेने के इच्छुक हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए MNUS। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट एडमिशन में मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि MNUS जो रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप किसी भी टीचर की क्लास को आसानी से देख सकते हैं, या किसी भी नए बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, यहां पर अनअकैडमी पर कई नए बैचेस का ऐलान किया गया है। ये बैचेस आपके सामने मौजूद है, इन बैचेस से आप जुड़िए और कोड की जगह आप यूज़ करिए MNUS। इससे 10% आपकी फीस जो है वो कम हो जाएगी। MNUS कोड को यूज़ करने के बाद आप किसी भी टीचर की क्लास को देख पाएंगे, आप किसी भी नए बैच से जुड़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यूज़ करिए मेरा कोड, MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों आप सभी क्लास में आए, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नए क्लास में हम लोग। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।